Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन। अब तक हमने जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है मैथ्स का, उसके 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर भी दिखाया हुआ है। तो अभी क्वेश्चन पेपर आपके पास ही होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन सी। ठीक है, तो इसके हम आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है इसमें टोटल 16। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 23 से लेके आपके 38 तक क्वेश्चंस हैं। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको टोटल ये होते हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, और करने आपको होते हैं टोटल 12। ठीक है, यानी कि टोटल आपका ये वाला सेक्शन बनता है 36 मार्क्स का। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे। आपको पता है आपके पेपर जो है पोस्टपोन हो चुके हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस कर पाएं। अगर आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन चाहिए मैथमेटिक्स के ऊपर हर एक चैप्टर में से, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम उसको एमसीक्यू के बेस पे भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर आपके पास पेपर होगा, वहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज नहीं, आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो एग्जाम्पल है आपका चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है, इक्वेशंस वहां से ली गई हैं क्लियरली। सो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम ट्राई करेंगे हम गिवन से स्टार्ट, एक सिस्टमेटिक वे में हम उनको स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन, ये आपका जो क्वेश्चन होता है वहीं से बन जाता है गिवन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो गिवन लीनियर इक्वेशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास, x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम ज्यूम कर लेते हैं, और ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है। आपने 4 मेथड पढ़े हुए हैं, तो ग्राफिकली होगा, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, सो आपको तीनों मेथड आने चाहिए। ग्राफ्स ऑफ these linear equations। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट यू हैव, यहाँ के पे अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी हो फ्रॉम 1, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी x ओवर 2। ठीक है, और जो दूसरी है, अभी आपने पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखना है, यहाँ पे हम जस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। फ्रॉम 2, वहां पे आपकी y की वैल्यू कितनी बन रही है, 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम इसमें, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आपको पता है आपने क्या करना होता है। पहले फर्स्ट पोर्शन लिए, फिर आप लिखते हैं पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू दिस एंड यू विल गेट x की वैल्यू, एंड जो भी आपका पूरा सिस्टमेटिक वे में आप लिखना है पुटिंग x y इज इक्वल टू 1 इन 1 एंड वी गेट, ठीक है, उस फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे x और y, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, x 0 है तो y भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 2 रखते हैं तो आपकी y की वैल्यू 1 आ जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखते हैं तो आपकी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 3 वैल्यू सफिशियंट है। ठीक है, अब इसका भी हम टेबल तैयार कर लेते हैं, पुट करके अच्छे से आपने क्वेश्चन करना है अपना एक सिस्टमेटिक वे में x y। तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू अगर 0 रख दी जाती है तो आपकी y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू 4 रखते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और इसकी वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू -4 रख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ -4 हम रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 12 प्लस 20 32 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे आ गया आपके पास 8। हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने देखना है कि x एक्सिस हमारी ज्यादातर कहाँ तक गई है, x एक्सिस गई है हमारी 4 तक। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और y एक्सिस हमारी 8 तक गई है, तो 1 2
3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका कहीं 8 होगा, ठीक है। वो चीज आप समझ जाएंगे। और नेगेटिव साइड हमारी एक्स एक्सिस ही गई है, तो यहाँ -1 -2 -3 एंड -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वाली जो आपकी लाइन है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। तो एक तो है 0 0, यानी कि एक तो पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आएगा हमारा वो आएगा 2 और 1, यानी 2 और यहाँ पे 1, 2 1। नेक्स्ट है 4 2, तो एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप में आपका यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी स्ट्रेट। सो अब जो दूसरा है उसके अकॉर्डिंग भी हम बना लेते हैं। वो है हमारे 0 5, तो 0 5 यहाँ पे है, तो एक तो यहाँ हो गया 0 5। दूसरा है 4 2, यानी कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 2 यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा -4 8, तो -4 और 8 किस साइड आएगा, कहीं यहाँ आएगा ऊपर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी लाइन जो बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, यानी कि यहाँ पे कट करेंगे 4 2 के ऊपर। तो एंड में आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व दैट द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 4 2, ठीक है। यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अभी आपसे यूनिक सॉल्यूशन इसको ग्राफिकली जस्ट सॉल्व करने के लिए बोला है आपको, तो यहाँ तक हमने इसका ग्राफ बना देना है आपको ग्राफ पेपर के ऊपर क्लियरली विजिबल। और आपने ये भी लिखना है कि ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या यूज किया। तो हम साइड में उस ग्राफ पेपर के ऊपर क्या लिखते हैं, स्केल यूज्ड, स्केल यूज्ड ऑन एक्स एक्सिस। जो आपके लाइंस होती है मैक्सिमम जो 10 लाइंस होती है, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस आप लिखेंगे 10 divisions, 10 divisions is equal to 1 unit। अगर यहाँ पे आपने 2 से स्टार्ट किया होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, जो भी आपने मार्किंग की होगी। और यहाँ पे लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के भी आपने ऐसे ही लिख देनी है, ठीक है। ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप ये फर्स्ट लाइन बना रहे हो तो यहाँ पे नंबर 1 लिख देना है कि फर्स्ट लाइन के लिए ही। जब आप यहाँ हमने स्टार्टिंग में 1 और 2 लिखा है तो 1 के लिए, और ये दूसरी सेकंड के लिए है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट पूरी इक्वेशन ही लिख सकते हैं। 4 पॉइंट दिस 4 2 इज इट्स ग्राफिक सॉल्यूशन। तो ये आपके सामने इक्वेशन है। अब हम इनको क्या करेंगे, नंबर 1 इसको दे देंगे, ठीक है, और नंबर 2 इसको दे देंगे। अब हम यहाँ पे आपके पास अगर कोई स्केच पेन जो यूज करोगे हाईलाइट करने के लिए, फिर हम यहाँ लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसी से हमें सॉल्व करना है इसको। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, वही कि हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ठीक है, y, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, 4x minus 4y which is equal to 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, नाउ एडिंग 3 + 1, ठीक है, 3 + 1 यानी कि थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, विच गिव्स, वो हमें क्या दे रही है, 3x + 4y विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने इसको चेंज करके जो है आपकी थर्ड इक्वेशन है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास बना है हमारा 4x - 4y। अब देख सकते हैं आपके जो y के वेरिएबल हैं वो दोनों सेम हो चुके हैं। अगर हम इनको एड अप करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y, ये वाले आपके कट हो जाएंगे, हमारे पास बनेगा 7x विच इज इक्वल टू 14, ठीक है, एंड विच इम्प्लाइज x is equal to 14/7 which is equal to 2, ठीक है। x एक की वैल्यू आ गई, फिर दूसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, या इक्वेशन लिख सकते हैं आप, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, आप चाहे फर्स्ट में पुट कर लीजिए चाहे सेकंड में पुट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × x की वैल्यू हमारे पास आई 2 + 4y विच इज इक्वल टू 10, हमारे यहाँ गए 6 + 4y विच इज इक्वल टू 10
which implies 4y is equal to 4 and which implies y is equal to 1. ठीक है, आप इसको बॉक्स में भी ऐसे लिख सकते हैं हाईलाइट करके, और एंड में आप क्या लिखेंगे, पूरा अच्छे से प्रॉपरली हम पेपर लिखेंगे तो हाँ लिखेंगे hence x is equal to 2 and y is equal to 1 और एंड में यहाँ लिख देंगे आंसर. ठीक है, इजी क्वेश्चन था. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25th वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 से क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 1 and the last term is 106. Find the 29th term. अब देखो जो हमारे पास डिटेल दी हुई है, सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमें ए और डी फाइंड आउट करने हैं, जिसके कारण हम निकाल पाएंगे आपकी 29th टर्म. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ए एंड डी. ठीक है, तो ए और डी जो है वो क्या होंगे, बी द फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना है. यहाँ पे आपने कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, जो हमारे पास एपी है उसकी ये दी हुई है हमारे पास डिटेल, हमने ये अज्यूम कर ली. ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या है. अब देखो जहां पे आपको गिवन, यहाँ पे आपके पास अज्यूम भी करना था, तो पहले हम अज्यूम करते हैं, फिर हम लिखते हैं जो गिवन है हमारे पास चीजें. तो गिवन दैट हमारे पास क्या क्या था, अब हम इसको T1 से डिनोट करते हैं T3. आपके पास अगर आप ए से करना चाहें तो A3 लिख सकते हैं. ठीक है, थर्ड टर्म वो हमारे पास 12 दी हुई है. नाउ अकॉर्डिंग टू आपका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं. देखो जब भी आपके माइंड में आपको एपी का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको, आपके माइंड में चीजें आनी चाहिए, पहले स्ट्राइक करनी चाहिए. जैसे आपको थर्ड टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, डी की वैल्यू हमें नहीं पता है और ए की वैल्यू भी नहीं पता. अगर ये वैल्यूज हमें ए और डी की वैल्यूज पता चल जाती हैं तो हम आपकी 29 टर्म निकाल सकते हैं. तो हम वहां से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैसे हमने ये लिखा Tn, अपने रीजन भी साथ में देने हैं जो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, an माइनस 1 ये आपका फॉर्मूला करके हमने इसको यूज किया, यानी कि a प्लस 2d हमारे पास आ गया 12. इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और आपके पास क्या दिया हुआ है, जो आपके पास चीजें हैं वो पहले क्लियरली लिख लेनी है हमने. एंड लास्ट टर्म दी हुई है हमारे पास, और लास्ट टर्म है हमारी 50th टर्म, है ना. ठीक है, तो n की वैल्यू तो दी है और उसकी वैल्यू भी दी हुई है कि कितनी है हमारी, वो है 106. तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, a प्लस 49d विच इज इक्वल टू 106. ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो हमारे दो इक्वेशन बन गई. अब हम इजिली कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, या फिर आप लिख सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, और ये आप लिख सकते हो 2 माइनस 1, सेकंड में से इसको हम माइनस कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 49d विच इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 12. सबको माइनस जब करते हैं तो हमारे नीचे वाले साइंस चेंज हो जाते हैं. तो a से आपका ये 0 हो गया. हमारे पास कितना बचा, 47d विच इज इक्वल टू 94. ठीक है, और हमारे पास यहाँ कितना आ गया, फिर d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 94 डिवाइडेड बाय 47 विच इज इक्वल टू 2. अगर d की वैल्यू आ गई तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करनी है हमने, इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 एंड विच इम्प्लाइज a की कितनी वैल्यू आ गई, 2 इंटू 2 4 इस साइड जाएगा माइनस, फिर आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू 8. ठीक है, अब हमें निकालनी थी कौन सी टर्म, 29th टर्म, यानी कि T29 हमें निकालना है. ठीक है, तो वो कितना होगा, a प्लस देयरफॉर T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d. ठीक है, डायरेक्ट में लिख रही हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास 8 है, 28 इंटू 2 एंड विच इज इक्वल टू 8 प्लस 56 एंड विच इज इक्वल टू 64 आंसर. ये हमने निकाला था. एंड में आप लिख सकते हैं देयरफॉर द 29th टर्म ऑफ दिस एपी इज 64. क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट. ठीक है, तो हमें प्रूव करनी है आइडेंटिटी. तो जब भी हम आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम करेंगे या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a
होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो जितना भी होता है हम कोशिश करते हैं इनको अगर हो सके तो इनको कॉस और साइन की फॉर्म में लाने की। उनके फॉर्मूले जो है हम इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, और आपने जो राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, बाहर मत नहीं जाना है, क्योंकि इनके कुछ भी आप इन सब में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं वो हम tan से कोसिकेंट की फॉर्म में इसको हम कैसे ला सकते हैं या सीकेंट की फॉर्म में, उसके लिए भी बहुत से फॉर्मूलेज हैं। सो 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है, ये हमारा हो गया इस फॉर्म में स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाले आपके वहां पे बन जाएगा एलसीएम कॉस ए, तो एलसीएम जब लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें कॉस ए आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे वाली भी आपका कौन सा एलसीएम बन जाएगा, साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बाहर की ब्रैकेट और स्क्वायर साथ साथ में लगाना है। ठीक है, एंड जो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, एंड नीचे आप लिख सकते हैं कॉस ए सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और होल स्क्वायर। अब ये तो आप कट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कॉस ए माइनस साइन है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं माइनस। अगर मैं इसमें से कॉमन माइनस ले लूं तो हमारे पास बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास रहेगा वो, बाकी हम एज इट इज ही लिखेंगे, साइन ए इसके डिवाइड में है आपका कॉस ए, यहाँ पे आपका है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बाहर आपका है होल स्क्वायर। तो देखो अब इससे ये वाला आपका कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचा ओनली माइनस ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और साइन ओवर कॉस जो होता है हमारा वो होता है टैन के बराबर, और साथ में स्क्वेयरिंग भी है। तो आपके पास आंसर आ गया tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी। ठीक है, क्लियर। का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से है, तो बहुत इजी है। आपने पहले तो पॉइंट निकालने हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो वो बहुत इजी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपने वो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपको 6 चैप्टर में से आया है 6.5 में से, एबीसी आपकी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल है उसका सी के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम जो आपकी ट्राइंगल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सी के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स भी लिख लेते हैं ए बी एंड सी। और यह है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आपने प्रूफ क्या करना है, वो हमने करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। देखो आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल्ड भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, या डायरेक्टली आपके माइंड में पता होना चाहिए कि आपको इसको करना कैसे है। ठीक है, तो गिवन हम कैसे लिखेंगे, जो भी आप देखो अब यहाँ पे गिवन है, तो गिवन को आप स्केच पेन से लिख सकते हैं, जाकि मोर अट्रैक्टिंग आपका पेपर लगे और अच्छे से आप लिख सको। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है जिसमें हमारी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ये जो मैंने गिवन लिखा है, गिवन जो भी हम लिखते हैं जो हमें दिया गया होता है वो हमारा पेपर में से ही बन जाता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें से ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि AC जो है वो BC के बराबर है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमने लिख दिया टू गिवन जो हमें करना है, या सॉरी दिया है। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्रूफ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB। अब हमने ABC क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारा एंगल जो होता है मेन उसको हमें सेंटर में लिखना होता है, और एंगल C जो है हमारा वो है आपका 90 डिग्री का। और साथ में हमारे पास क्या है, AC जो है वो BC के बराबर है, ये हमें पता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। ठीक है, सो देयरफॉर जो हमारा
ए बी का स्क्वायर होगा, यानी कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो होता है उसमें जो आपका परपेंडिकुलर होता है प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज के बराबर आता है, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ब्रैकेट में आपने मेंशन करना है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया। अब आपने लिखना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, ए सी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ए बी की जगह बी सी की जगह ए सी लिख दूं तो हो जाएगा। क्यों, हम यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, ये दोनों सेम है तो चाहे ए सी लिखो चाहे बी सी लिखो। तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब देखो 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे गिवन टू प्रूफ प्रूफ, ठीक है, तो काफी इजीली आपको पूरे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। कितना सा 3 लाइनों में है, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 10.2 से क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन इज अ रोम्बस। ठीक है, अब एक क्या चीज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम होती क्या है, जिसकी दो आमने सामने की साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी और साथ में पैरेलल भी होगी। तो इसके अंदर एक सर्कल बना रहा है, एक सर्कल है। और ये जो हमें बोला है कि जो आपकी ये वाली है ए बी सी डी, हम इसको नाम दे लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये आपका रोम्बस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हिंदी में है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होती है। ठीक है, एक सर्कल के अराउंड एक आपकी अगर हम पैरेललोग्राम लें तो वो एक रोम्बस फॉर्म करती है। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले गिवन आपने लिखना है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन से लिखेंगे, दैट इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एबीसीडी तो नहीं दिए, ये हमने अपनी मर्जी से लिखे हैं ना एबीसीडी, तो हमें वो चीज लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी कि एबीसीडी हमने किसके लिए माना हुआ। क्लियर। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे किया जाए। प्रूफ करेंगे हम सिंस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। अब देखो ये जो है, अभी फिगर थोड़ा ढंग की नहीं है, बट देखो जो भी आपको पता है कि जब भी हम एक जो लाइंस होती हैं एक सर्कल के ऊपर हमारी टेंजेंट बनते हैं, वो हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये फिगर बनाई जाए, अगर यहाँ से मैं एक टेंजेंट लूं, एक टेंजेंट यहाँ से लूं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये जो आपका टेंजेंट होगा ये वाला, ये आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं ये टेंजेंट यहाँ तक की बात करूँ तो ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, ये दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, ये दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, ये दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस द लेंथ, जो हमारी लेंथ है ऑफ टेंजेंट्स, आपको जो मैंने अभी बताया है टेंजेंट्स ड्रॉन, जो हमें अभी टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमें देना पड़ेगा रीजन। ठीक है, अभी हमने ये इस चीज का यूज करेंगे हम, पॉइंट टू अ सर्कल। अगर एक सर्कल के ऊपर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं तो वो होते हैं इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम अज्यूम करेंगे नाउ बी इज एनी पॉइंट, बी पॉइंट आपको दिख रहा है कहाँ है, बी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब ये आउटसाइड द सर्कल है, पॉइंट सर्कल के बाहर है। और फिर हम लिखेंगे एंड जो हमारा बी ई है, अब हम पॉइंट यहाँ लिखेंगे, ये वाला यहाँ तक का पॉइंट। ठीक है, वो ई मान लेते हैं यहाँ तक, ये मान लो ये दो टेंजेंट में थोड़ी डायग्राम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, जो सर्कल के साथ साथ ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा एफ, यहाँ पे हम मान लेते हैं जी, यहाँ पे हम मान लेते हैं एच। ठीक है, सो एंड बी ई बी एफ आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, ये आपके टेंजेंट है मान लो। क्लियर, ये चीज हो गई। सो अभी जो हमने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी उसका लिखने का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो हमारा बी ई है वो हमारा
बी एफ के बराबर है, ये मतलब हुआ। ठीक है, बीई जो हमारा एफ के बराबर हुआ। सिमिलरली इसको हम मान लेते हैं 1 पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बाकी टेंजेंट देखें, मान लो ए पॉइंट के ऊपर देखें, अगर यहाँ से हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए ई है वो हमारा ए एच के बराबर होगा, ये हुआ। इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। एंड अगर सी को हम माने तो सी जी और सी एफ इक्वल होंगे, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ऑल्सो अगर डी को हम अज्यूम करें तो डी एच इज इक्वल टू डी जी, ये हमारा हो गया 4। नाउ एडिंग या एड 1 2 3 एंड 4, इनको आपने एडअप कर लेना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी, बीई प्लस एई। अब हमें ऐसे पॉइंट देखने हैं जिससे हमें प्रूव हो जाए कि हमारा अपना प्रूफ जो हमें प्रूव करना है वो भी माइंड में रखना है। तो बीई प्लस एई प्लस सी जी प्लस डी जी इज इक्वल टू बी एफ। यहाँ पे अब इनको एडअप इस हिसाब से करेंगे हम कि हमें अब यहाँ पे सी जी है, हमें इसके साथ क्या चाहिए, डी जी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे डी जी और डी एच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमें लाइन कंप्लीट करनी है अपनी। तो बी एफ प्लस सी एफ प्लस ए एच प्लस डी एच। ओके, तो यहाँ पे बीई प्लस ए ई कौन सी लाइन हुई, ये वाली आपकी लाइन हुई टोटल। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए बी प्लस सी जी प्लस डी जी कौन सी लाइन हुई, सी डी, विच इज इक्वल टू अगली लाइन कौन सी हुई, बी सी प्लस डी, सॉरी ये इनको ऐड करेंगे तो आपको पास आ जाएगा ए डी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद आपको पता है कि एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी आप की एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं। ठीक है, सो अगर ये इक्वल है, नाउ एबीसीडी इज पैरेललोग्राम इज, पूरा यहाँ पे लिखना है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर जो हमारा ए बी है, इनकी ए बी लाइन जो है हमारी वो सी डी के बराबर है। ठीक है, और जो आपकी बी सी लाइन है वो आपकी ए डी के बराबर। क्लियर, इसको हम मान लेते हैं 5। ठीक है, नाउ फ्रॉम अगर हम 5 और 6 को ध्यान से देखें तो ए बी अगर सी डी के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी प्लस सी डी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी ही लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी डी है, दोनों इक्वल है। और यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस बी सी, दैट मीन्स 2ab is equal to 2bc which implies ab is equal to bc। अगर ab जो है वो bc के इक्वल है और bc ad के इक्वल है, ab cd के इक्वल है, दैट मीन्स देयरफॉर जो अब ये तीनों एक चारों ही साइडें बराबर होगी, इसका मतलब यही हुआ ना, एक दूसरे के साथ अब बराबर है ये। ठीक है, अगर चारों साइड से इक्वल हो गए तो एंड में लिख सकते हैं देयरफॉर abcd इज अ रोम्बस। क्लियर, therefore ABCD is a rhombus and जो आपका क्वेश्चन है वहीं से उठा के लिख दो, hence the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ठीक है, क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, वो आपका कंस्ट्रक्शन में से है, एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप ये इजिली कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा 12.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वो हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला है क्वेश्चन में कि इन अ सर्कल ऑफ 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है हमारा 21 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, वो एक आर्क सबटेंड कर रहा है, यानी कि हमने एक आर्क ले लिया, मान लो ये वाला पोर्शन हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 21 सेंटीमीटर रेडियस है दोनों की, ये हमने रेडियस ले ली। ओ यहाँ पे एंगल मान लिया और साथ में हमारे पास ओ आपका सेंटर हो गया और साथ में एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आपका है 60 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे ओ
और यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें आपके पास दे रखी हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और पाई हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है तो हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है 2πr थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो जो चीजें दी है गिवन, विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और हमने इसको r से ज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R से किया हुआ है तो r, और साथ में हमारा जो है सेंट्रल एंगल जिसको हमने किस चीज से मेंशन किया है, थीटा से, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है वो यहाँ पे आप लिखेंगे 22 पाई आर स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय इंटू 60 जो आपका एंगल है डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो आपके पास आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, वो हमारा है एक्सरसाइज नंबर, सॉरी एक्सरसाइज नहीं है इसमें, ये आपका एग्जाम्पल में से आया हुआ है, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर 12 का एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस, एक सर्कल है, एक सेक्टर है, ये सेक्टर है। ठीक है, ये आपका सेक्टर हो गया। ठीक है, इसकी रेडियस दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और साथ में एंगल जो है, ये वाला एंगल जो बनता है यहाँ पे वो है 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाला आपका सेक्टर है, इसका ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, 4 सेंटीमीटर इसकी हमारी रेडियस दे रखी है। आपको निकालना क्या है, एरिया। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वही है ये। पहले तो हम इसका जो है एरिया निकालेंगे। मेजर सेक्टर का क्या मतलब हुआ, अब ये वाला सेक्टर, फिलहाल तो आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे बना दी मैंने फुल। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका एग्जाम्पल है वहां से भी आप लिख सकते हैं गिवन सेक्टर। अब गिवन सेक्टर इज, इसको हम नाम दे लेते हैं ओ ए पी बी। ठीक है, गिवन सेक्टर इज ओ ए पी बी, जो हमने नाम देने हैं वो यहाँ मेंशन करने हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पता है आपको, हम फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, पाई आर स्क्वायर, पहले आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पाई मेंशन किया है, 3.14 आपने यूज करना है। सो 30 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12.56 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर हम वैल्यू निकालें तो आपको आएगी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो होगी आपकी सेक्टर की। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, जो आपका ये बचा हुआ बाकी जो हिस्सा है। ठीक है, इस वाले हिस्से की पूछा हुआ है आपसे, तो हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली जो हम पूरा आपका सर्कल का एरिया होता है उसमें से अगर हम ये वाला माइनस कर दें जो आपका सेक्टर का एरिया है, तो बाकी बचा हुआ इससे कहा जाएगा। तो इजी है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अभी इतना सा करके मत आ जाना कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, आपने जल्दी से इतना निकाल दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मेजर सेक्टर यानी कि जो हमारा टोटल सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर एरिया ऑफ, कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। सो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 16, 4 इंटू 4। ठीक है, 4.19 यही है, जस्ट पुट की हमने वैल्यूज यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में, विच इज इक्वल टू
ये आपको सॉल्व करना है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेट 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। या फिर देखो इसको एक करने का एक और तरीका कौन सा था, अल्टरनेट तरीका भी इसको आपको दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने क्या निकालना था। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला वैसे ही है 360, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 दी हुई है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमने यूज करनी 3.14 और 4 इंटू 4 16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू भी वही आ जाएगी 46.05। आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है 46.05 अप्रोक्स, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 46.1 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 33 वो प्रोबेबिलिटी में से है, एक्सरसाइज नंबर 15.1 में से है, 17th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, सो आपके पास जो वल्लभ्स दिए हैं तो हम कैसे करेंगे इनको, टोटल आपको पता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपकी आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वल्लभ्स यहाँ दिए हुए हैं, वो हमारे पास दिए हुए हैं 20। ठीक है, और उसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव वल्लभ, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव वल्लभ्स, डिफेक्टिव वल्लभ्स वो है हमारे पास 4। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज की, गेटिंग अ डिफेक्टिव वल्लभ, कि एक डिफेक्टिव वल्लभ पिक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप कैसे लिखेंगे, पूरा लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे नंबर पूरी स्पेलिंग लिखना आप, नंबर ऑफ जितने आपके डिफेक्टिव वल्लभ्स हैं कितने हैं 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वल्लभ्स। तो हमारे पास कितना आ गया 4/20 विच इज इक्वल टू 1/5। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वो है हमारा चैप्टर नंबर 6 से एग्जांपल नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो लैडर है, हमारी लैडर किस हिसाब से रखते हैं, वॉल के साथ अटैच है, ये लैडर होगी, ये हमारी वॉल होगी। ठीक है, सो लैडर हम ले लेते हैं AB और बॉल यहाँ पे C, और बोला है कि एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बॉल, जो नीचे से है यानी कि जो एक फुट से उसका जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर। ठीक है, वॉल से। क्लियर, अब जो विंडो है, मतलब यहाँ पे जो रीच कर रही है ये लैडर, ये वाली लेंथ आपके पास दी हुई है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये 6 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ये वाली चीज आपको फाइंड आउट करनी है। सामने दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, वॉल तो आपकी स्ट्रेट ही होगी, वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, गिवन विद स्केच पेन। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ द वॉल, डिस्टेंस ऑफ वॉल, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम बॉल, फ्रॉम बॉल में से, वॉल से हम लेंगे ना डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू क्या चीज लिया हमने, BC विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। और क्या चीज है हमारे पास दी हुई, हाइट दी हुई है किस चीज की, विंडो की। विंडो कहाँ पे है, हाइट ऑफ विंडो वो हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, AC विच इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, सो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ। तो लेंथ ऑफ लैडर क्या मानी हुई है हमने, AB हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू सिंस द वॉल ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, रीजन लिखना है सिंस द वॉल, वॉल जब भी, वॉल क्या होती है, दीवार, वो परपेंडिकुलर ही होगी, वॉल विल बी परपेंडिकुलर, पूरी स्पेलिंग लिखनी है आपने, ठीक है, यहाँ पे टू ग्राउंड, ग्राउंड से वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर जो आपका एंगल है ACB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला आपका एंगल 90 डिग्री का हो गया।
ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ACB इज आपने डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि हमने यूज किया, हमने पूरा रीजन देना है कि आपकी आखिर है क्यों राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इतना समझ गया आप, तो आपने फिर लिख देना है सो बाय यूजिंग, आपने पूरा यहाँ नाम लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, बी गेट क्या आता है हमारे पास ए बी स्क्वायर, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पे हम फिल करेंगे वैल्यूज को, वो आएगा हमारे पास किस ए सी कितना है 6 स्क्वायर और ये हमारे पास है 2.5 स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 6.25 एंड विच इज इक्वल टू 42.25। ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, अगर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 6.5 मीटर। ठीक है, क्लियर, 6.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.4 में से आया है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो जब आपको एक साइन से कॉस में चेंज करना बताया गया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दूसरे से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो वाली यहाँ पे यूज होगा। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे 25 है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं साइन 25 डिग्री कॉस, ये किसके, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रीजन भी देने होंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हमें साइन को कोसाइन में चेंज करना हो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये रीजन हो गए हमारे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस 25 डिग्री और यहाँ पे आ गया फिर कॉस 25 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। और कैसे हुआ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा वो 1 के बराबर होता है। देखो अभी तो आपके पास ये एग्जांपल है, आपने इनका यूज किया, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे मैथ्स आप पढ़ते हो आगे, तो यहाँ पे ये एक लाइन का काम है। हमारे पास एक वो होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता क्या है कि साइन ए प्लस बी डिग्रीज में, साइन ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज होता है। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो हमारे पास क्या होगा साइन ए प्लस बी, यानी कि ये है साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस साइन बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये वाली फॉर्मेट में दिया हुआ ये बने। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा साइन ए प्लस बी के बराबर होगा। सो साइन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री है ना, तो 25 प्लस 65 कितना हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देख लो एक लाइन का काम था, और ये आपकी हाई क्लासेस के लिए अभी आप फिलहाल ऐसे ही करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरसाइज नंबर 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ रूट्स। तो हम उसके लिए आपको देखो आपको माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए नेचर ऑफ रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो हमारे रूट कौन से आते थे, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता था तो हमारे पास कौन से रूट होते थे, रियल रूट होंगे और साथ में इक्वल रूट्स होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता था तो हमारे पास रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे, एक 1 होगा दूसरा 2 होगा, मतलब डिफरेंट होंगे।
ठीक है, ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए जब आप रूट नेचर फाइंड आउट कर रहे हैं रूट्स का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है तो आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए भी आपको फॉर्मूला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कौन सी है, 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, इसको कंपेयर करना है। इसको हमने जो जनरल इक्वेशन है आपकी, कंपेयर इट विथ ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको कंपेयर करके हमारे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -3 आ रही है, c की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की क्या होती है, b² - 4ac। तो b² यानी कि -3 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 40 विच इज इक्वल टू -31 एंड विच इज लेस देन 0। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। क्लियर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 से है, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, आपके पास एक एपी दी हुई है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, और पूछा क्या है कि इज चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है सर। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपके माइंड में आनी चाहिए, अगर हम इस फॉर्म में यहाँ पे अगर ये एपी में हुआ तो इसका कोई ना कोई प्लेस होगा, 1 2 3 4 सो ऑन, नेचुरल नंबर होगा कोई। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू, हमारे पास देखो a भी है, d भी है, और आपके पास a n भी है, अगर हम इसको 1 - 150 को a n मान लेते हैं, अगर हमारे पास n की वैल्यू जो हमारा नंबर है इसका टर्म का, वो अगर हमारे पास नेचुरल आ गया तो यानी कि वो एक डिफाइन करता है। ठीक है, और नहीं आया तो यानी कि ये इसकी टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज, ये हमारे पास सीक्वेंस होती है, इज दिस 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास t1 कितना है, हमारे पास 11 है, t2 हमारे पास 8 है, t3 हमारे पास 5 है, t4 हमारे पास 2 है। आप इसको a1 a2 a3 किसी फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है, गलती नहीं है। ठीक है, t2 - t1 विच इज इक्वल टू 8 - 11 दैट इज इक्वल टू 3, सॉरी -3, माइनस का साइन है, -11 बड़ा है ना तो माइनस में आएगा। t3 - t2 अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, 5 - 8 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -3, t4 - t2 3 विच इज इक्वल टू 2 - 5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -3। तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -3, एंड जो आपका फर्स्ट टर्म है आपकी a, या a की फॉर्म में लिख सकते हैं या t1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास है कितनी है, हमारे पास 11। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक, a d हमारे पास मिल गए। अब हमने क्या करना है, नाउ लेट हम मान लेते हैं -50 बी एनी टर्म। अब हमें इस टर्म का पता लगाना है, ठीक है, ऑफ एपी, गिवन एपी। सो अब हम इसको मान लेते हैं nth टर्म, क्योंकि हमें n नहीं पता है, यानी कि हमें इसकी नंबर ऑफ कौन सा नंबर पे आती है ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या लिखेंगे, a + n - 1, इसको फॉर्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू -150। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 11 है, n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमारे पास -3 है विच इज इक्वल टू -150। तो हमारे पास आ जाएगा -3n - 1, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -161, और n - 1 इज इक्वल टू -161 डिवाइडेड बाय -3 विच इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाय 3। n की वैल्यू आ गई 161/3 + 1 विच इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे हम, 161 + 3 हमारे पास आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आप पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, इससे 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या लिख देंगे हम, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर -150 कैन नॉट बी टर्म
कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ गिवन AP। क्लियर? तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का वो है क्वेश्चन नंबर 38, जो आपका एक्सरसाइज नंबर 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हमारे पास है एक, अभी फिलहाल तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट O, सॉरी Q है, एक पॉइंट है यहाँ पे आपका कोई Q। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि कोई टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इसका सेंटर ये है, इससे आपका जो डिस्टेंस है ये वाला, वो हमारे पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, यानी कि ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे P, यहाँ पे O मान लेते हैं, 24, 25। क्लियर? डायग्राम क्लियर हो गई। अब हम जो हमने लिखा है, किया है, वो हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में था वही हमने यहाँ पे लिखा। सो देयरफॉर जो एंगल QPO है वो हमारा 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि सिंस द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल, जब भी आप टेंजेंट बनाएंगे एक सर्कल के ऊपर तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है आपका वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सो ये आपका इसके बराबर हो गया। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बनी हमारी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPQ या QPO, तो हमारे पास क्या आ गया, OQ स्क्वायर, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास पता है, वो है 25। यहाँ पे आपने लिखना है ब्रैकेट में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर प्लस OP कितना है हमारा, OP हमें निकालना है। ठीक है, OP हमें फाइंड आउट करना है। सो विच इम्प्लाइज OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो विच इम्प्लाइज OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और हमें OP की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं एंड में, देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में भी आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे आपकी बुक में है 10.2 एक्सरसाइज में एक आपको क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन दिए थे 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आया 7 सेंटीमीटर। या तो आपको ऐसे वे में आ सकता है, या पे आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हमने 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको MCQs टाइप क्वेश्चंस चाहिए हर एक चैप्टर के, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। थैंक यू।